सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक स्टे यथावत रखा है कि जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उसके बाद भी जो डिमोलिशन का हुआ मामला, और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का स्टे यथावत रहा है कि किसी भी घर को या गैर बांधकाम को जिस तरीके से जो तोड़ा जाता था, जिस तरीके से यूपी में से जो बुलडोजर प्रथा चालू हुई थी, तो उस पर रोक लगाई गई है। तो उसके बारे में आज आप क्या कहोगे? मैं मानता हूँ कि आज बहुत दिनों के बाद एक कोई अच्छी खबर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आई है। और हमारा तो पहले से भी, जबकि पूरे 2014 से लेके 2024 तक पूरे हिंदुस्तान में हर संविधान में मानने वाला, हर रूल ऑफ लॉ में मानने वाला हताश है, निराश है, दुखी है। लेकिन हमेशा हमने ये कहा है कि हमको भारत के संविधान पे और भारत की रूल ऑफ लॉ पे और भारत की जो न्याय प्रणाली है उस पर हमको पूरा भरोसा और एतमाद है। और देर सवेरे सही, लेकिन कुछ ना कुछ इंसाफ जरूर उसमें से मिलता ही है। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को कहते हुए ये कहा कि ये देश सेक्युलर है, मैं मानता हूं कि उस वक्त में हमारे जैसे करोड़ों भारतीयों का सीना जो था वो जो था खुशी के मारे फूल गया कि आज भी हमारी सुप्रीम कोर्ट कि जब देश में एक तरफ जहर उगलने के अंदर स्पर्धा लगी हो, लोग बिल्कुल एक दूसरे का दिल दुखाना हो, कानून की धज्जियां उड़ानी हो, हेट स्पीचेस कर देनी हो, और ऐसे वक्त के अंदर जब इतनी बड़ी बात जब हमारे सामने आई कि आज भी हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उस बेंच के अंदर से कहा गया कि देश सेक्युलर है और यहाँ पे से पास होने वाली हर आदेश और हर मार्गदर्शिका जो है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए है। तो मैं मानता हूँ सच्चा हिंदुस्तान भी यही है, हमारा संविधान भी यही है और हमारी भारतीय संस्कृति भी यही है। और आज हमारी उम्मीद और बड़ी है। और कोर्ट ने कहा है कि जो 17 तारीख को जो हमने स्टे दिया था कि किसी भी जगह पे हमारी मंजूरी के बगैर पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी तुम डिमोलिशन नहीं कर सकोगे, सिवाय के तालाब हो, फुटपाथ हो और रेलवे लाइन हो। इसके अलावा कहीं पर भी डिमोलिशन करना है तो सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी लेनी पड़ेगी। एक जगह आसाम में जब इस चीज का उल्लंघन हुआ और कल जब सुप्रीम कोर्ट में वहां के आसाम के लोग गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट की वहां से जो थी नोटिस इश्यू किए आसाम सरकार को। यानी बहुत बड़ी बात है कि यानी कि बात जो है हमारे सामने ये आई है। एक हेड स्पीच और भड़काऊ भाषण को भी लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई गाइडलाइन दी है, लेकिन उसका पालन कम दाखिल हो रहा हो ऐसा लग रहा है। जिस तरीके से जो नियुक्त करने की बात की गई थी, जो भी प्रदेश है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर, तो उसके बारे में क्या कहोगे? बिल्कुल हेड स्पीचेस के बारे में और मॉब लिंचिंग के बारे में जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने अपना दिशा निर्देश देते हुए ये कहा था कि हर देश के हर राज्य में, हर जिले में एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति करने में आवे और वो अधिकारी की जिम्मेदारी रहेगी कि अगर कहीं पर भी मॉब लिंचिंग होती है या हेड स्पीचेस होती है तो उसके खिलाफ सुओ मोटो सरकार फरियाद दाखिल करेगी। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर जो घटना हमारे सामने आई कि एक बनावटी भगवादारी ने जिस तरीके से आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, 58 FIR उसके सामने हुई है, लेकिन उसके सामने अभी तक भी उसको अरेस्ट नहीं किया गया। जिस तरीके से हेड स्पीच, मॉब लिंचिंग के लिए जो ये रचना की गई सुप्रीम कोर्ट ने बोला गया, लेकिन उसका पालन फिलहाल तो नहीं हो रहा है ऐसा लग रहा है जो देश के माहौल को देखते हुए। तो उसके लिए आगे की क्या रणनीति रहेगी और क्या करना चाहिए? इसको लागू करवाने के लिए फिर से कोर्ट के अंदर जाना चाहिए और इस बात को रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, सुप्रीम कोर्ट की मार्गदर्शिका की बिल्कुल धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो उस पर रोकथाम लगे और जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने मार्गदर्शन दिया है वो मजबूती से लागू हो, उसके लिए कोर्ट के अंदर भी जाना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि थोड़ा पॉलिटिकल प्रेशर भी इसमें बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जिस तरीके से ये जो घटनाएं खास करके जो अभी हमारे सामने आई है तो उसमें जो बुलडोजर की राजनीति के खिलाफ का जो था उसका तो बहुत मजबूती के साथ आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है और सुप्रीम कोर्ट उसकी गाइडलाइन भी तैयार करके देश की जनता के सामने
लाने वाली भी और सब राज्यों को उसको लागू करने के लिए वो उसके लिए उनको कहने वाली भी है। लेकिन अभी सबसे बड़ा इश्यू जो है वो दो इश्यू है, एक मॉब लिंचिंग वाला और हेट स्पीच वाला। तो जो हेट स्पीच जो हो रही है वो अभी इतना बेफाम तरीके से जिसकी मर्जी में जो आता है वो अपने तरीके से बात को करता है। आपने देखा कि महाराष्ट्र का एक विधायक, वो 1.5 फुटिया विधायक है और ना उसको सही बोलना आता है, ना सही उसके पास तरीका है, लेकिन वो एक एमएलए नहीं बल्कि एक कोई टकोरी, कोई गुंडा या लूखा बात करता हो उस लैंग्वेज में वो बार बार ये बात करता है। तो मैं मानता हूं कि एक विधायक की जिम्मेदारी, एक सरकार की जिम्मेदारी ये होती है कि लोगों में प्यार बढ़े, भाईचारा बढ़े, लेकिन एक जिम्मेदार विधायक की हरकत करता हो। दुख की बात तो ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में तौहीन की गई, उसको लेकर के महाराष्ट्र की एक कमेटी जो थी वो महाराष्ट्र हाईकोर्ट में गई। हाईकोर्ट में जाकर उन्होंने बात को गुहार लगाई कि 58 एफआईआर दर्ज हुई है ये भगवाधारी शैतान के खिलाफ, तो उसके सामने जो है उसकी अरेस्ट होनी चाहिए, उसकी धरपकड़ होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने उस पर कोई हुक्म नहीं दिया। कोर्ट ने ये बोला कि हम राज्य के डीजीपी को कहेंगे कि इसको सोशल मीडिया से इसके वीडियो को हटा दिया जाए। तो उस वक्त में याचिकाकर्ताओं ने यह कहा कि हम इसलिए आए हैं कि जब 58 एफआईआर हमने दर्ज कराई है तो उसको उनके सामने कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती है। तो कोर्ट ने भी वहां पे जो किया वो मैं मानता हूं कि बहुत दुख की बात थी, जो महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने जिस तरीके का उसमें उनका एटीट्यूड था। हाईकोर्ट ये कहती है कि तुम हम पे कानून के जो पगले ले रहे उसके लिए तुम हमको मजबूर करोगे, तुम हमको बाध्य करोगे। मैं ये मानता हूं कि उस वक्त जिम्मेदारी कोर्ट की ये थी कि कोर्ट ये आदेश करती कि भाई जो एफआईआर दर्ज हुई है तो उसके सामने उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बहुत दुख के साथ बोलूं कि महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने इस तरीके की बात रखी, तो मैं मानता हूं कि उससे भी वो लोगों की बहुत ठेस पहुंची है। तो मैं ये मानता हूं कि अब इन चीजों को लेकर के, क्योंकि 3 चीजों का मुकाबला सामना बार बार करना पड़ता है, एक तो जो है बुलडोजर का, दूसरा मॉब लिंचिंग का और तीसरा हेट स्पीच का। तो इसके लिए जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान भर के सेक्युलर हिंदू भाइयों ने भी और सेक्युलर मुस्लिम समाज ने भी मिलकर के इंडिया गठबंधन को भारी मात्रा में एक तरफा वोट देकर के उनको जिताया और विपक्ष को मजबूत बनाया और 200-400 सीट की बात लाने की बात करने वाले लोगों को 240 पर ला करके सीमित कर दिया। तो अब ये जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे जी बहुत मुखर होकर के मुस्लिम समाज की या जो भी पीड़ित है गरीब पछात उनके लिए अपनी बात को मजबूती के साथ रखते हैं। तो मैं ये चाहता हूं और मैं इसके लिए दिल्ली भी सब सीनियर लीडर्स को भी मिलने वाला हूं। सज्जाद मोमानी साहब है, पूर्व सांसद अदीब अहमद है और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग हैं और इसमें हर समाज के हर तबके से, वो देवबंदी उलमा इकराम भी हो, बरेलवी उलमा इकराम जो मुख्य है वो भी हो और शिया जो हमारे उलमा इकराम है, वो सब मिलकर के जो जिम्मेदार है, जो बिल्कुल ये समझो कि देश की मेन जो तंजीम है, मुख्य तंजीम है, उसमें जमात उलमा हिंद भी है जो भी हमेशा हर मुद्दों पे खड़ी रहती है। तो वो लोग ये पहल करें कि हिंदुस्तान भर के जो हमारे 40 सांसद हैं, 26 लोकसभा के और 14 हमारे राज्यसभा के, इनको ही बुलाया जाए और पूरे इंडिया में से जो हमारे चुने हुए विधायक हैं उनको भी और मुख्य जो लीडर्स हैं तो उनको भी, जो हमारे ये जो मजहबी रहनुमा है और जो समाज के लिए और इंसाफ के लिए लड़ने वाले जो लोग हैं वो इनको भी बुलाए और उसके साथ साथ उनके साथ ये बातचीत कर करके बहुत सब हमारे दलित, पछात, ओबीसी और बहुत सब ऊंची जाति के भी जो लोग हैं जो इंसाफ की और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ते हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर हो। तो यानी पक्षा पक्षी से पर रहते हुए तमाम एमएलए और तमाम एमपी, उनको एक दिल्ली में एक दिन का सम्मेलन होना चाहिए और उनके सामने जो हालात और जो मौजू है आज का, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद
सबको कि जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी बात रखते हैं खुल करके, मुखर होकर के, उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जब भी माइनॉरिटी की और गरीब पछातों की बात आती है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बहुत मजबूती के साथ बात रखते हैं, संजय सिंह भी बहुत अच्छे मजबूती के साथ बात रखते हैं जो आप पार्टी के सांसद हैं, मनोज झा जो है आरजेडी से वो भी बहुत मजबूती से बात रखते हैं। तो यानी ऐसे लोगों को उसमें जो लोग भी, पप्पू यादव जैसे लोग भी हों, जो दलित समाज से जो ताल्लुक रखते हैं, चंद्रशेखर, मुखर होकर के बात करते हैं, तो यानी ऐसे लोगों के साथ भी मशवरा हो, हर समाज का शोषित पीड़ित धर्म जाति के भेदभाव वगैरह जो बात करते हैं उनको भी इसमें बुलाया जाए और इस दर्जे को बड़ा किया जाए, इस दायरे को बड़ा करते हुए यानी, और सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं जो इंडिया गठबंधन के, तो उनको जो विधायक और जो एमपी आ रहे हैं तो उनसे लेकर के जो है उनसे भी बात की जाए। जैसे यानी आप वहां पे आपकी बिहार के अंदर की तुम बात ले लो तो तेजस्वी यादव है, उत्तर प्रदेश की बात ले लो तो अखिलेश यादव जी है, ममता बनर्जी है, स्टालिन है, हेमंत सोरेन जी है झारखंड से, यानी लेफ्ट पार्टी के बहुत सारे लीडर्स हैं। तो यानी जो लोग ये सेकुलर राजनीति भी करते हैं, संविधान बचाने की बात भी करते हैं, ऐसे तमाम लोगों के साथ बातचीत करके और एक कार्यक्रम इस संविधान को बचाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसका अमल कराने के लिए राष्ट्रपति साहब का भी एक टाइम वक्त लेना चाहिए और इंडिया गठबंधन की टोटल टॉप लीडरशिप वहां पे जाके राष्ट्रपति को भी जाकर के, राष्ट्रपति रजूआत करनी चाहिए उनको भी जाके, महामहिम राष्ट्रपति जी को भी जाकर के हमको वहां रजूआत करनी चाहिए कि देश में संविधान का कानून लागू हो, ये जो भड़काऊ भाषण और हेट स्पीच इसमें बंद हो और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसका सरकार सख्ती के साथ अमल करे, वो राष्ट्रपति जी से भी बात की जाए और ये यूपीए गठबंधन के लोग साथ में मिलकर के एक दिन का गांधी समाधि पर दिल्ली में धरना का भी कार्यक्रम रखे, उसमें तमाम सांसद, तमाम एमएलए और तमाम सेक्युलर पार्टी के जो हमारे गैर मुस्लिम लीडर्स भी है इंडिया गठबंधन के, सब लोग 2 घंटे का धरने का कार्यक्रम दें ताकि एक मैसेज पूरे देश भर में ये मैसेज जाए कि भाई देश की शांति, सलामती, भाईचारा बनाए रखने के अंदर जो सत्ताधारी पार्टी है वो नाकामयाब है और उनके जिम्मेदार लोग, उनके मंत्री, उनके एमएलए जब जहर उगल रहे तो उनके ऊपर रोकथाम करने के लिए यानी इसकी अगुवाई जो है इंडिया गठबंधन के लोग सब मिलकर के करें। मैं मानता हूं कि अगर ये सब मिलकर के इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो 100% मुझे पूरी उम्मीद है 100% कि हिंदुस्तान में से जो भड़काऊ भाषणों की राजनीति है वो भी बंद होगी, भी बंद होगा और बुलडोजर की राजनीति भी बंद होगी और सुप्रीम कोर्ट की जो भी दिशा निर्देश है उसको लागू कराने के लिए भी अपनी बात को रखा जाए। और यही टीम जो है वो मिलकर के जो देश का मेन स्ट्रीम मीडिया है उनसे भी इसके कुछ एक प्रतिनिधि जाके उनसे भी जाकर के बात करें कि भाई जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर भी और मीडिया के अंदर भी हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, सिर्फ जो ये मुद्दे चलते हैं जो देश में नफरत फैलाते हैं, ऐसे मुद्दों के ऊपर रोक लगनी चाहिए और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरा जो प्रिंट मीडिया भी है वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ऐसे माहौल को बनाए कि जो माहौल 2014 के पहले था कि जहां कहीं भी जिसकी नाइंसाफी होती थी उसके सामने आवाज उठती थी तो देश के अंदर एकता और भाईचारे का माहौल खड़ा हो। उसके लिए तमाम लीडर को, जितने भी ऑपोजिशन है, भले चुनाव वक्त में अपनी राजनीति अपने तरीके से कर लें, लेकिन इन दिनों के अंदर इस बात को करना चाहिए। बहुत खुशी की बात है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ 3 करोड़ से ज्यादा के लोगों ने जो था वो अपने जो विरोध भी किया है और साथ में दर्ज किया, विपक्ष ने भी अच्छा विरोध, ये बार मजबूत विरोध किया जिसके हिसाब से रुका हुआ है। हाँ, तो वो उसके अंदर भी बहुत अच्छा लोगों ने हिस्सा लिया जब आप सल्लम की तौहीन के बारे में और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने जिस तरीके से भड़काऊ भाषण दिए, नो डाउट उसकी जो अगुवाई थी इम्तियाज जलील पूर्व सांसद ने की थी, लेकिन सभी पार्टी के लोग और सभी मानने वाले लोग, जो आपसल में आस्था रखने वाले लोग, देश में अमन भाईचारा में मानने वाले लोग, सभी लोग मिलकर के गए और एक बहुत बड़ी ताकत मिलकर के लोगों ने वहां पे अपनी एक ताकत बनाने का काम किया। मैं मानता हूं कि इसी तरीके से हर मुद्दों को लेकर के पक्ष पार्टी लाइन को दरकिनार करते हुए जितने भी लोग
गरीबों की, मजलूमों की, गरीब पछातों की और माइनॉरिटी की बात करने वाले लोग हैं, सब मिलकर के इसको आवाज उठाएंगे। मैं मानता हूं जरूर से देश में जो है नफरत की राजनीति का खात्मा होगा और हिंदुस्तान जिस तरीके से मोहब्बत और भाईचारे में माना जाता है उसके अंदर वो हमेशा की तरह आगे बढ़ता रहेगा। थैंक यू यासुफ भाई।